स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। सो टीचिंग में जून 2023 का पहला क्वेश्चन है, द टीचिंग दैट प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस एंड यूजेस सपोर्ट व्हेन नीडेड बट रिमूव दो सपोर्ट्स एट स्टूडेंट बिकम एबल टू हैंडल मोर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें एक ऐसी टीचिंग मेथड की बात की गई है जिसमें कहा है कि एक टीचर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण अनुदेश देते हैं और उनको चीजें समझाते भी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे दिया, और उस टास्क में लेकिन फिर मैं आपकी हेल्प भी करूंगी कि कैसे उसको सॉल्व करना है, आपका सपोर्ट भी मैं करूंगी। एंड मैं आपका सपोर्ट तब तक करूंगी जब तक आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं जाते। एंड जितना भी सपोर्ट है मेरा, वो मैं हटा दूंगी, आपको हेल्प करना बंद कर दूंगी जब मुझे लगेगा कि इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अपने आप से हैंडल कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिसेसिव टीचिंग, एक्टिव टीचिंग, अडेप्टिव टीचिंग और प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे करेक्ट आंसर प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि खुद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन अडेप्टिव टीचिंग यानी कि अनुकूलनात्मक शिक्षण जो होता है, इसमें स्टूडेंट्स को एक ऐसे माहौल को अडेप्ट करने में, अपनाने में मदद करते हैं टीचर, ताकि आगे आने वाले समय में वो खुद से उन चीजों को सॉल्व कर सके। ठीक है। तो शुरुआत में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको शुरुआत में उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स कैसे हेल्प करते हैं हर एक चीज में, कुछ लेने में, पानी पीने में, हर एक चीज में हेल्प करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, वो धीरे धीरे चीजों को खुद से कर सकते हैं, तो वो उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। तो ये होता है अडेप्टिव टीचिंग। Right? Second question है, which of the following are the interrelated phases created by John Keller for stimulating and sustaining learners' motivation in the teaching and learning process? Okay, so यहाँ पर देखो, टीचिंग के कुछ मेथड्स की बात की गई है जो कि खास तौर पर जॉन केलर के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, जो चरण ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इनके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है। ऑप्शंस है अटेंशन यानी कि ध्यान, अथॉरिटी प्राधिकार, रिलेवेंस प्रासंगिकता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास और सेटिस्फेक्शन यानी कि संतोष। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए सी डी एंड ई ओनली। ठीक है। जॉन कैलर ने जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रोसेस में लर्नर्स मोटिवेशन को लेकर के थ्योरी लिखी है, उसमें कुछ फेजेस हैं और ये चार फेजेस एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है। ये चार फेजेस एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें अथॉरिटी के बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस नोन एज। अब देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन का जो स्कोर है, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, उसको कंपेयर किया जाएगा किससे? आपके मंथली टेस्ट में से, या फिर आपके हर 6 महीने में जो एग्जाम हुए थे उसमें से कंपेयर किया जाएगा। तो ये कौन सी असेसमेंट होती है? सो ये होती है स्वमानक आकलन। स्वमानक का मतलब क्या है? स्वमानक, स्व का मतलब होता है अपने आप से,
ठीक है, अपने आप की ही चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे शायद ऐसे होंगे जिन्होंने जून 2023 का एग्जामिनेशन भी दिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मार्च 2023 का एग्जाम भी दिया होगा। तो आपने क्या किया, अपने प्रीवियस एनालिसिस और अपने प्रोग्रेस को देखकर ही तैयारी की, और उसी के बेसिस पे आप आइडिया लगा लोगे कि दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो ये क्या है, ये आपने अपने आप से अपना आंकलन किया, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस, अपनी पुरानी जो स्कोर था या पुराना जो आपका रिजल्ट था, उससे नए रिजल्ट को कंपेयर करके एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आईसीटी और हायर एजुकेशन के लिए भी कॉमन रहेगा। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स है, एडवांटेजेस है कि एक ऑनलाइन टीचिंग टूल, जैसे अभी देखो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, वैसे और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वैसे अलग अलग पोर्टल्स हैं, और उसमें ये दूसरी तरफ कहा है कि टीचर को इसमें से क्या फायदा हो सकता है। ऑप्शंस है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। लगभग ये जितने भी हैं इसमें से तीन तो देखो स्वयं के भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर पर जाकर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। ये बहुत आसान है, वीडियो कॉल जो आप लोग करते हो, लॉकडाउन के समय पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्लासेस वीडियो कॉल्स और इसके थ्रू ही अटेंड की गई थी। सो वीडियो कॉल क्या होता है, डिलीवरिंग एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशंस कनेक्टिंग विद रिमोट लर्नर्स, की एक स्टूडेंट कहीं और है, दूसरा स्टूडेंट कहीं और है, कहीं पर भी अपने लोकेशन में बैठकर वो अच्छे से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगला है डिस्कशन फोरम, encouraging students engagement and collaboration, fostering critical thinking and problem solving। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर मान लीजिए मेरे कुछ व्यूज हैं, मुझे उसके लिए कितना नॉलेज है, किसी दूसरे स्टूडेंट को उस टॉपिक पे कितना नॉलेज है, वो सब आपस में डिस्कस करेंगे, बहसबाजी भी होगी। तो वो सब चीजें क्या करती हैं, किसी स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना और समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में ये हेल्प करता है। अगला है ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ऑनलाइन ही आपको अपना मूल्यांकन पता चल जाता है। सो वो है क्रिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग असेसमेंट्स क्विकली एंड इजीली, ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग एंड फीडबैक। जैसे अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अटेम्प्ट करते हो, चाहे सेट या नेट कोई भी एग्जाम है, वहां पर जैसे ही आप सबमिट करते हो पेपर को, इमीडिएटली आपके सामने आपके रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म होता है। एंड लास्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रीमलाइनिंग कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड ग्रेड। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, उनके ग्रेड्स, उन्होंने क्या पढ़ा है, उनका क्या कोर्स है, कैसे वो पूरा होगा, वो सब चीजें इसमें एक प्रॉपर तरीके से, सरल तरीके से प्रेजेंट की जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। When participants drop out of a study leading to change in the nature of sample, it would cause which of the following threats in internal validity? Okay, so इस तरीके में आ जाती है attrition threat, यानी कि क्षरण संबंधी खतरा। कोई भी एक पार्टिसिपेंट है, वैसे तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है, गलती से इसमें ऐड हो चुका है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो देखो कोई भी स्टडी होती है, रिसर्च स्टडी अगर चल रही है, उसमें क्या करता है एक प्रतिभागी, रिसर्च स्टडी के बीच में ही बाहर हो जाता है, ठीक है, जिससे कि उनका जो पूरा सैंपल था उसका स्वरूप ही बदल जाता है। अब कोई टीम वर्क कर रहा है, सबको बराबर बराबर अपना अपना काम दे दिया गया है, उसमें से एक कोई पर्सन बीच में छोड़ दे तो सबका काम उथल पुथल हो जाएगा ना। तो ऐसे में कहा है कि कौन सी इंटरनल वैलिडिटी को इससे खतरा हो सकता है, तो वो है क्षरण संबंधी खतरा। अगला है द कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, सहयोगात्मक अधिगम, इकट्ठे होकर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज लिसनिंग स्किल्स इज डेवलप्ड। ठीक है, सो इकट्ठे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनकी लिसनिंग स्किल्स यानी कि उनकी जो सुनने की शक्ति है उसको डेवलप किया जा सकता है, कौन से तरीके से, फिश बाउल, सर्कल ऑफ वॉइसेस, जिगसॉ स्ट्रेटेजी या फिर केस स्टडी। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है, दैट इज फिश बाउल स्टडी। सो फिश बाउल में बेसिकली स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप बनाया जाता है, इसमें मीडियम ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे 5-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बन सकते हैं, इस तरीके से एक सर्कल में इनको बिठा दिया जाता है। थोड़ा बड़ा ग्रुप भी हो सकता है जिसमें 12-15 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इस तरीके से उनका सर्कल बना दिया जाता है। एंड उनको एक टॉपिक दिया जाता है डिस्कशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फिश बाउल। फिलहाल के लिए काफी है, वैसे तो फिश बाउल में बहुत सी चीजें और भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की
लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। सो विगोत्सी के हिसाब से जो भी लर्निंग होती है वो बाहर निकल कर, समाज में निकल कर लोगों से बातचीत करने, उनसे मिलने से बढ़ती है। और दूसरा भी विगोत्स्की के द्वारा ही कहा गया है कि स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल ऑफ द आंसर्स एंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। उसमें ये कहा गया है कि स्कैफोल्डिंग जो होती है उसकी हेल्प से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आगे आप कोई भी प्रॉब्लम दो, कोई भी समस्या उनको दे दो, वो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर ही रहते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर एक और सवाल बढ़ता है कि स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है टीचिंग में। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो किसी भी स्टोरी को समझने में, इमेजिन करने में थोड़ी सी मुश्किलें उनको आती हैं क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते चीजों को, तो ये आता है स्कैफोल्डिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना बहुत सी छोटी छोटी नई नई चीजें आ रही हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी में, क्योंकि एक क्विक रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से आंसर और छोटा सा एक्सप्लेनेशन और ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सब अवेलेबल है, आप बस कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, so it consists of what? So it consists of prohibit collaboration among teachers and students during assessment process। ठीक है, प्रोहिबिट कोलेबोरेशन क्या होता है? जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोलेबोरेशन है, सहयोग है, उसको यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता, खास तौर पे तब जब असेसमेंट चल रही होती है, मूल्यांकन का कार्य चल रहा होता है। दूसरा आ जाता है इसमें एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स ओनली। तो उस केस में पोर्टफोलियो असेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उनकी गलतियों पर। और अगला है, प्रोवाइड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग अबाउट लर्निंग, कि वो लर्निंग की भावनाओं को क्या समझते हैं, कैसे उनको फील होता है, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। बेसिकली जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है ना, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक पूरे सिस्टम के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ, उनका नॉलेज, उनके स्किल्स, उनका सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज, उस सब को मॉनिटर करने के लिए, उस सब पर ध्यान देने के लिए एक टीचर ये पोर्टफोलियो असेसमेंट एक स्टूडेंट के ऊपर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीजें उस पर फर्क डालती है। फैमिली स्ट्रक्चर, कि कितने बड़ा परिवार है, क्या उससे किसी स्टूडेंट की पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, की सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, गरीब है, अमीर है। कल्चरल बैकग्राउंड, किस संस्कृति, किस समाज से वो आते हैं या किस स्कूल में वो पढ़ते हैं, तो किस पे डिपेंड करता है। सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बड़ा परिवार होगा, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कोई पर्सन अगर गरीब है, नहीं फाइनेंशियली इतने एक्टिव हैं, तो वो क्या बड़े स्कूल में पढ़कर एक अच्छी एजुकेशन ले पाते, नहीं ले पाते। चाहे उनका बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा बट वो उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। कल्चरल बैकग्राउंड, किस संस्कृति से वो आते हैं। कई लोगों की संस्कृति में आपने देखा होगा, अभी भी ये कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए ज्यादा, तो वो उस बैकग्राउंड से, तो उनकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। और किस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन टूल्स हैं और उनके फंक्शंस हैं जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं। ये भी आईसीटी में कॉमन क्वेश्चन है। एडुपजल, एडपजल, माइंड मिस्टर, गूगल डॉक्स और मेंटीमीटर। अब में भी हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स ने नहीं सुनी हो चीजें, लेकिन गूगल डॉक्स तो सबने सुना होता है। सो गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक्स बेसिकली ये एक ऑनलाइन, जैसे आप लोग एमएस वर्ड यूज करते हो, वैसे ही ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है जिसमें आप फ्री डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, फ्री स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो, ड्राइंग, फॉर्म्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, अब देखो एड पजल की बात करें, यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत आसानी से। एड पजल ना, बेसिकली पजल क्या होता है, किसी को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो एड पजल एक फ्री
असेसमेंट सेंटर टूल है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को हेल्प करता है टू क्रिएट इंटरेक्टिव ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है, इंटरेक्टिव वीडियोस इसमें हम लोग बना सकते हैं। इसमें आप अपने ऑडियो, अपने नोट्स, अपना कमेंट्स, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ ऐड कर सकते हो। तो इसी ऑप्शन की मदद से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एडू पजल, इंटरेक्टिव वीडियो, माइंड मिस्टर इज माइंड मैपिंग, देखो यहाँ से भी आसानी से ढूंढ सकते थे, है ना। उसके बाद आ जाता है गूगल डॉक्स, लाइव पोलिंग और फीडबैक, एंड Mentimeter is for content creation. Thank you so much for watching this video and I wish you all the